प्रकरण चौथा। नवाब राय से प्रेमचंद। हरीश बाबू ने बच्चों को बतलाया, नवाब राय, धनपत राय और प्रेमचंद तीन व्यक्ति नहीं थे। ये नाम मुंशी प्रेमचंद ही के थे। नवाब राय उनका बचपन का नाम था। उर्दू में उन्होंने इसी नाम से लिखना शुरू किया था। उनकी अनेक उर्दू कहानियाँ, कुछ उपन्यास इसी नाम से प्रकाशित हुए थे। सरकारी रजिस्टरों में उनका नाम धनपत राय श्रीवास्तव लिखा था। मास्टरी और सब इंस्पेक्टरी भी उन्होंने इसी नाम से की। कभी कभी इस नाम से उर्दू में कुछ लिखा भी। हिंदी में उन्होंने इस नाम से कुछ नहीं लिखा। हिंदी साहित्य ने उन्हें प्रेमचंद के नाम ही से जाना। संसार में प्रसिद्ध भी वह इसी नाम से हुए। मुंशी जी का नाम प्रेमचंद कब रखा गया, क्यों रखा गया, इसकी भी अपनी कहानी है। तब धनपत राय सब इंस्पेक्टर थे। हमीरपुर उनका मुख्य कार्यालय था। वह हमीरपुर से मुआयना करने के लिए कुलपहाड़ नामक कस्बे में गए हुए थे। यह अपनी रावटी में बैठे थे। तभी कलेक्टर साहब का बुलावा आया। मुंशी जी का माथा ठनका। कलेक्टर ने उन्हें क्यों याद किया है? जरूर किसी ने कोई शिकायत की होगी, नहीं तो अंग्रेज कलेक्टर उन्हें क्यों बुलाता। खैर, वह बैलगाड़ी में बैठ कलेक्टर से मिलने चल दिए। मुंशी प्रेमचंद ने कलेक्टर के सामने सोजे वतन की एक प्रति रखी देखी। सोजे वतन मुंशी जी की उर्दू कहानियों का संग्रह था। उसमें सारी कहानियाँ देश प्रेम पर आधारित थी। उनमें अंग्रेजी की दमन नीति पर चोट की गई थी। उस संग्रह की एक कहानी पर खुफिया विभाग को बहुत ऐतराज़ था। मुंशी प्रेमचंद स्थिति को समझ गए। वह स्थिति का सामना करने को तैयार थे। कलेक्टर ने मुंशी जी से पूछा, यह पुस्तक तुमने लिखी है? मुंशी जी ने कहा, जी हाँ। इसके बाद कलेक्टर ने उनसे हर एक कहानी का आशय पूछा। मुंशी जी ने उसे प्रत्येक कहानी का सार अंग्रेजी में बता दिया। अंग्रेज कलेक्टर बिगड़ उठा। बोला, अपने भाग्य को सराहो कि अंग्रेज हुकूमत में हो। मुगलों की हुकूमत होती तो तुम्हारे हाथ कटवा दिए जाते। कुछ देर रुककर फिर बोला, तुमने अंग्रेज सरकार का अपमान किया है। मुंशी प्रेमचंद चुप रहे। उसकी किसी बात का उत्तर नहीं दिया। अंत में कलेक्टर ने आज्ञा दी, सोजे वतन की सारी प्रतियां सरकार के हवाले कर दो। आगे से बिना हमारी इजाज़त के कुछ भी नहीं लिखोगे। मुंशी जी लौट आए। जमाना कार्यालय से सोजे वतन की बची हुई प्रतियां मंगवा ली। वे प्रतियां कलेक्टर के पास पहुंचा दी गई। मुंशी प्रेमचंद ने समझा था कि मामला निपट गया, पर बात ऐसी न थी। कलेक्टर ने मुंशी जी के बारे में और जानकारी चाही। उसने जिले के अन्य अधिकारियों से पूछताछ की। पुलिस कप्तान मुंशी जी की बहुत खतरनाक आदमी समझता था। उसका विचार था कि उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, पर डिप्टी इंस्पेक्टर मुंशी जी से खुश थे। उनकी कोशिश से मामला दब गया। मुंशी प्रेमचंद को न तो नौकरी से निकाला गया, न कोई सज़ा दी गई। हाँ, अब उनके लेखन पर बंदिश तो लग ही गई थी। इस समय तक मुंशी जी नवाब राय के नाम से ही लिखते रहे थे। आगे इस नाम से लिखने के लिए कलेक्टर की आज्ञा लेना जरूरी था। इसलिए सोचा गया कि किसी और नाम से लिखा जाए। नाम क्या रखा जाए? मुंशी दयानारायण ने प्रेमचंद नाम का सुझाव दिया। मुंशी जी को नाम अच्छा लगा। उन्होंने दयानारायण को लिखा, प्रेमचंद अच्छा नाम है, मुझे भी पसंद है। मुंशी जी को एक बात का दुख अवश्य था। अब तक नवाब राय और धनपत राय को जो ख्याति मिली थी वह बेकार गई, पर नाम तो बदलना ही था। इस प्रकार सन 1910 के अक्टूबर-नवंबर में मुंशी जी नवाब राय से प्रेमचंद बन गए। प्रेमचंद के नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी प्रकाशित हुई। प्रकरण पांचवा। हंस मोती चुगता है। हरीश बाबू ने कहा, मुंशी प्रेमचंद सरकारी नौकरी से ऊब चुके थे। वह किसी अखबार में काम करना चाहते थे। इस बारे में उन्होंने कई बार मुंशी दयानारायण निगम की लिखा भी, पर ऐसा सुयोग नहीं बन पाया। मुंशी जी की दूसरी इच्छा प्रेस खोलने की थी। कई बार कोशिश की, पर बात बनी नहीं। आखिर उन्होंने अपने इस इरादे को पूरा किया। बनारस में एक प्रेस खरीद लिया। नौकरी भी चलती रही। प्रेस की देखरेख का काम अपने सौतेले भाई मेहताब राय को सौंप दिया। प्रेस में मुंशी जी और मेहताब राय के अलावा दो व्यक्तियों का पैसा और लगा। एक थे मुंशी जी के बड़े भाई, दूसरे उर्दू के प्रसिद्ध शायर रघुपति सहाय फिराक। फिराक साहब मुंशी जी का बहुत आदर करते थे। वह उनकी कहानियों, उपन्यासों के बड़े प्रशंसक थे। पहले साल ही प्रेस में घाटा आया।
मुंशी जी की चिंताएं और बढ़ गई। किताबों की आमदनी को प्रेस हजम करने लगा। जी का सारा चैन गया। परेशानी ही परेशानी नजर आने लगी। अब एक ही रास्ता था, प्रेस को बेच दिया जाए, लोगों का रुपया चुका दिया जाए। पर स्थिति दूसरी ही बनी। मेहताब राय प्रेस से अलग हो गए। प्रेस का सारा भार अकेले मुंशी जी पर आ पड़ा। नौकरी करते हुए प्रेस को ठीक से चलाना मुश्किल था। सोचा गया कि नौकरी छोड़ दी जाए। उन्होंने अपनी पत्नी शिवरानी देवी से सलाह ली। शिवरानी देवी ने जी कड़ा करके नौकरी छोड़ देने की सलाह दी। मुंशी जी ने कहा, खूब सोच लो, बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ेगी। शिवरानी जी ने अपनी राय नहीं बदली और फैसला ले लिया गया। नौकरी छोड़ दी गई। सरकार की गुलामी से पीछा छूटा। उन दिनों मुंशी जी गोरखपुर में अध्यापक थे। धीरे धीरे प्रेस मुंशी जी के जी का जंजाल बन गया। कभी कागज के लिए दौड़-धूप, कभी कंपोजिटरों की तलाश, कभी मशीन की खराबी और पैसे की तंगी तो हमेशा ही बनी रहती। मुंशी जी दुगने साहस से जुट पड़े। प्रेस के प्रूफ पढ़ते, कहानी उपन्यास भी लिखते, उन्हें अपनी ही प्रेस में छपवाते। कभी कभी उन्हें पार्ट टाइम नौकरी भी करनी पड़ती। यह संघर्ष जारी रहा। कुछ समय बाद उन्होंने हंस नामक मासिक पत्र निकालना शुरू कर दिया। उसमें उनकी कहानियाँ छपती। साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक विषयों पर लेख छपते। हंस के साथ साथ मुंशी जी ने जागरण अखबार का भी प्रकाशन किया। दोनों ही पत्र अपने युग के प्रसिद्ध और प्रमुख पत्र थे। हंस तो बहुत ही लोकप्रिय था, लेकिन हंस भी मुंशी जी के लिए घाटे का ही सौदा बना रहा। प्रेस ने मुंशी जी को कभी नहीं पनपने दिया। उनके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। बनारस छोड़कर बम्बई गए। फिल्म के लिए कहानी लिखकर प्रेस का घाटा पूरा करने के लिए बम्बई की ही घटना है। मुंशी जी को एक दिन प्रसिद्ध कवि नाट्यकार हरिकृष्ण प्रेमी मिले। वह भी उसी मोहल्ले में रहते थे जिसमें मुंशी जी रहते थे। मुंशी जी ने पूछा, आप बम्बई कब आए? अभी कुछ ही दिन हुए, प्रेमी जी ने उत्तर दिया। आप यहाँ किस इरादे से आए हैं? प्रेमी जी बोले, मेरा इरादा प्रेस लगाने का है। यहाँ फिल्म के लिए कुछ लिखकर पैसा कमाना चाहता हूँ। उस पैसों से घर जाकर प्रेस लगाऊंगा। मुंशी जी मुस्कुराए, बोले, और जब प्रेस में घाटा आ जाए तब फिर बम्बई आना उस घाटे को पूरा करने के लिए। प्रेस ही की तरह हंस ने भी मुंशी जी को बड़े कष्ट दिए, फिर भी उन्होंने उसका प्रकाशन बंद नहीं किया। एक बार का जिक्र है, मुंशी जी अस्वस्थ थे। उधर हंस प्रकाशित होना था। उन्हें उसका संपादकीय लिखना था। सुबह से ही संपादकीय लिखने बैठ गए। शिवरानी जी को इससे दुख हुआ। उन्होंने मुंशी जी के हाथ से कलम छीन ली। मुंशी जी ने उनसे कहा, कंपोजिटर आ जाएंगे, काम रुका होगा, सिर्फ 2 पृष्ठ और लिखने हैं, लिखने दो, केवल 5 मिनट लगेगी। शिवरानी जी बोली, 1 सेकंड का समय भी नहीं मिलेगा, उठिए और नाश्ता कीजिए। मुंशी जी ने पहले तो कुछ हिल हुज्जत की, फिर उठना पड़ा। तभी कंपोजिटर ने नीचे से आवाज़ दी, हंस के लिए मैटर दीजिए। प्रेमचंद जी कुछ कह भी न पाए थे कि उनकी पत्नी बोली, चलो 1 घंटे में मैटर पहुंचाते हैं। कंपोजिटर चला गया। मुंशी जी ने पत्नी से कहा, तुमने मुझे लिखने नहीं दिया, अब प्रेस में लोग बैठे रहेंगे। शिवरानी जी ने व्यंग करते हुए कहा, तो हंस ऐसा कौन मोती उगल रहा है? प्रेमचंद जी मुस्कुराए, बोले, हंस मोती उगलता नहीं रानी, चुगता है। इतना कहकर मुंशी जी गंभीर हो गए। सच ही तो था, हंस अखबार ने हमेशा मुंशी जी की गाढ़ी कमाई के मोती चुगे। प्रकरण 6, फिल्म जगत और मुंशी जी। हरीश बाबू ने बच्चों को बताया, सन 1914 की बात है। बम्बई की एक फिल्म कंपनी ने मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन की फिल्म बनाने का प्रस्ताव रखा। अनुबंध हो गया। कंपनी ने इसके लिए मुंशी जी को 750 रुपये दिए। यह राशि उन दिनों काफ़ी अच्छी रकम थी, पर मुंशी जी तो खर्चों से दबे पड़े थे। उन्होंने इसका जिक्र करते हुए जैनेन्द्र जी को लिखा, एक खुशखबरी यही है कि सेवा सदन का फिल्म हो रहा है। उस पर मुझे 750 रुपये मिले, लेकिन तंगी में जब कोई रकम हाथ आ जाती है तो वे सारी ज़रूरतें जो मुंह दबाए पड़ी थी एकाएक चीख मारने लगती है। किसी के पास कपड़े नहीं हैं, किसी के पास जूते नहीं हैं,
किसी की लड़की की शादी के लिए कुछ देना चाहिए, गरज वह रुपया 2-4 दिन में हवा हो जाते हैं। सेवा सदन की कहानी पर हिंदी में तो फिल्म बनी ही, तमिल में भी बनी। तमिल फिल्म हिंदी फिल्म से अच्छी थी। हिंदी फिल्म को बिल्कुल बाजारू बना दिया गया था। मुंशी प्रेमचंद को इससे बहुत दुख हुआ, पर वह कर भी क्या सकते थे। समय बीतता गया। प्रेस, हंस और जागरण में घाटा बरकरार था। अचानक मुंशी जी के सामने फिल्म जगत से फिर एक प्रस्ताव आया। प्रस्ताव बम्बई की एक फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन की ओर से था। वह यह कि मुंशी जी बम्बई में रहे, उनकी कंपनी के लिए कहानी लिखे। 1 साल का अनुबंध। कंपनी मुंशी जी को वर्ष भर के लिए 8,000 रुपये देगी। लिखने पढ़ने की पूरी छूट, जो चाहे लिखे। मुंशी जी की आर्थिक दशा खराब थी ही, सोचा अच्छा मौका है, कर्जे से मुक्ति मिलेगी। 1 साल इस दुनिया का भी अनुभव कर ले। मित्रों से सलाह ली। जैनेन्द्र जी को पत्र लिखा, उत्तर न मिला तो दूसरा पत्र लिखा। प्रसाद जी की सलाह है मैं बम्बई न जाऊं, तुम्हारी भी यही राय हो तो नहीं जाऊंगा। जौहरी जी कहते हैं जरूर जाइए। चीड़ संगिनी दरिद्रता भी कहती है चलो। जीवन का यह भी एक अनुभव है। और आखिर बोरिया बिस्तर बांध मुंशी जी बम्बई पहुंच गए। तारीख थी 31 मई 1934। बम्बई में 3 कमरों का एक मकान किराए पर लिया। खाने की व्यवस्था होटल में रही। लगभग 2 महीने बीते। मुंशी जी को घर की याद सताने लगी। मुंशी जी ने शिवरानी देवी को पत्र लिखा। बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था इलाहाबाद में कर दी गई। शिवरानी जी भी बम्बई पहुंच गई, साथ में लड़की और केवता भी। मुंशी प्रेमचंद के लिए यह एक बिल्कुल नई दुनिया थी। वह बम्बई में सुखी नहीं थे। फिल्म कंपनी सनसनीखेज कहानी चाहती थी। वह देश की मौजूदा समस्याओं पर कहानी देना चाहते थे। आखिर मुंशी जी को समझौता करना पड़ा। जहाँ तक उनके मन ने स्वीकार किया, उन्होंने कंपनी की इच्छा पूरी की। उन्होंने इस बारे में लिखा भी है, जिंदगी में समझौता करना ही पड़ता है। आदर्शवाद महंगी चीज़ है और कभी कभी तो उसको दबाना पड़ता है। मजदूर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म की कहानी का ढांचा कंपनी ने ही तैयार किया था। मुंशी प्रेमचंद ने उसके संवाद लिखे थे, यहाँ वहाँ कुछ सुधार भी कर दिया था। फिल्म की शूटिंग बम्बई की एक मिल में हुई थी। फिल्म में मिल मालिक द्वारा मजदूर पर किए जाने वाले जुल्मों को दिखाया गया था। बम्बई के एक सेठ बम्बई सेंसर बोर्ड के सदस्य थे। उन्होंने फिल्म को पास नहीं होने दिया। कुछ दृश्य निकाल भी दिए गए, फिर भी सेंसर बोर्ड ने उसे पास नहीं किया, इसलिए बम्बई में फिल्म न दिखाई जा सकी। पंजाब के सेंसर बोर्ड ने फिल्म पास कर दी। कुछ दिन फिल्म पंजाब में चली। मजदूरों की भीड़ फिल्म देखने जाने लगी। पंजाब सरकार सहम गई। फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। इस तरह उत्तर प्रदेश में भी फिल्म पास नहीं हो सकी। फिल्म में एक दृश्य था, एक मिल मालिक की कार के सामने एक मजदूर लेट जाता है। दिल्ली में फिल्म चली। उसे देखकर एक मजदूर वास्तव में ही अपने मिल मालिक की कार के सामने लेट गया। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली में भी फिल्म पर रोक लगा दी गई। आखिरकार सरकार ने फिल्म का प्रदर्शन सभी जगह बंद कर दिया और यह फिल्म फेल हो गई। मुंशी प्रेमचंद को फिल्म लाइन रास नहीं आई, नहीं उन्हें यह लाइन पसंद थी। उन्हें कहानी में डायरेक्टर का दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर लाचारी थी। अनुबंध के अनुसार साल तो पूरा करना ही था। वैसे उन्होंने फिल्म लाइन को छोड़ देने का इरादा कर लिया था। इसी बीच बम्बई फिल्म कंपनी की ओर से एक नया प्रस्ताव आया। वह चाहते थे कि मुंशी जी सुविधा अनुसार चाहे जहाँ रहे, चाहे बनारस में चाहे बम्बई में, बस वर्ष भर में फिल्म कंपनी के लिए 2-3 कहानियाँ दे दिया करे। मुंशी जी ने प्रस्ताव नहीं माना। दरअसल वह फिल्म लाइन से उब चुके थे और फिल्म के लिए कुछ भी न लिखने का मन में फैसला कर चुके थे। इसी बीच अजंता सिनेटोन कंपनी बंद हो गई। अनुबंध भी पूरा नहीं हुआ। मुंशी जी को 2,500 रुपये छोड़ने पड़े। वह अनुबंध की अवधि से 3 महीने पूर्व ही बम्बई से चले आए। बम्बई से चलते समय उन्होंने जैनेन्द्र जी को लिखा था, फिल्म में डायरेक्टर सब कुछ है, लेखक कलम का बादशाह क्यों न हो, यहाँ डायरेक्टर की अमलदारी है। उसके राज्य में लेखक की हुकूमत नहीं चल सकती। हुकूमत माने तभी वह रह सकता है। डायरेक्टर जोर से कहता है, हमने व्यवसाय खोला है, धन कमाना हमारी गरज है।
जो चीज़ जनता मांगेगी वह हम देंगे। इसका जवाब यही है। अच्छा साहब, हमारा सलाम लीजिए, हम घर जाते हैं। वही मैं कर रहा हूँ। मई के महीने में बंदा काशी में उपन्यास लिख रहा होगा। तो क्या मुंशी जी की किसी और कहानी या उपन्यास पर फिल्म नहीं बनी? नीता ने पूछा। हरीश बाबू ने बताया, बनी, पर उनके जीवन काल में नहीं, बाद में। शतरंज के खिलाड़ी, 2 बीघा जमीन कहानियों पर फिल्म बनी। 2 बैलों की कहानी के आधार पर बनी हीरा मोती फिल्म भी खूब पसंद की गई। गबन और गोदान मुंशी जी के 2 बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इन दोनों उपन्यासों पर भी फिल्में बन चुकी है। प्रकरण 7वां, कहानीकार प्रेमचंद। लान में बैठे रमेश और नीता अपने पिता का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद ही हरीश बाबू आ गए। आते ही उन्होंने प्रश्न किया, क्यों, आज चुन्नू मुन्नू नहीं आए क्या? रमेश बोला, आज वे लोग अपने पिताजी के साथ मैटनी शो देखने गए हैं, आते ही होंगे। तभी चुन्नू और मुन्नू आते दिखाई दिए। हरीश बाबू बोले, अरे आओ भाई, हम तो तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। कौन सी पिक्चर देखी? शतरंज के खिलाड़ी, चुन्नू ने उत्तर दिया। कैसी लगी? हरीश बाबू ने पूछा। अच्छी थी, मुन्नू ने कहा। जानते हो इस कहानी के मूल लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, मुन्नू बोला। शाबाश, हरीश बाबू ने उसकी पीठ थपथपाई। इतने में नीता बोली, पिताजी, हमारी पुस्तक में भी मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है। कौन सी? ईदगाह। क्या तुम संक्षेप में ईदगाह कहानी को सुना सकती हो? हरीश बाबू ने पूछा। जी हाँ कहकर नीता ने कहानी सुनाई। हामिद एक गरीब लड़का था। उसके माता पिता मर चुके थे। उसकी देखरेख उसकी दादी अमीना करती थी। अमीना उसे बहुत प्यार करती थी। ईद का त्योहार आया। हामिद के साथी नूरे, मोहसिन, महमूद सब बहुत खुश थे। जाने कब से वे लोग ईद का इंतजार कर रहे थे। सब ने नए कपड़े पहने, खुशी खुशी ईदगाह की ओर चल दिए। वहाँ ईद का मेला जुड़ा था। उन सभी के पास खूब पैसे थे। हामिद भी मेला देखने गया। उसकी दादी के पास सिर्फ 8 पैसे थे। घर में खाने को दाना भी नहीं था। दादी ने 3 पैसे हामिद को दे दिए। हामिद के पास सबसे कम पैसे थे, पर वह सबसे ज़्यादा खुश था। मेले में बच्चों ने मिठाइयाँ खाई। हामिद ने अपने मन पर काबू रखा। बेचारे पर 3 पैसे ही तो थे। नूरे, मोहसिन, महमूद सभी ने खिलौने खरीदे। किसी ने भिश्ती, किसी ने वकील। हामिद ने खिलौनों पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया। इस पर हामिद ने न कुछ खाया न खरीदा। आखिर सब लोग मेले से लौटने लगे। लौटते समय हामिद को लोहे की चीज़ों की दुकान दिखाई दी। वहाँ दिख गया उसे चिमटा। बस उसे अपनी बूढ़ी दादी का ध्यान हो आया। उसके घर में चिमटा नहीं था। रोटी सेकते समय बेचारी बूढ़ी दादी के हाथ जल जाते थे। उसने 3 पैसे में दादी के लिए चिमटा खरीद लिया। बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, पर उसने चिमटे की तारीफ में अच्छे अच्छे तर्क दिए। सभी लड़के खामोश। सोचने लगे, हमने चिमटा क्यों नहीं खरीदा। घर पहुंचने पर हामिद को उसकी दादी ने गले से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। सभी ने हामिद की बहुत तारीफ की। इतना कहकर नीता चुप हो गई। हरीश बाबू नीता से बहुत खुश हुए। बोले, वाह बेटी, तुम्हें तो पूरी कहानी याद है। अच्छा, यह बताओ कि हामिद कैसा लड़का था? बहुत अच्छा, सभी बच्चे एक स्वर में बोले। कैसे? नीता ने कहा, वह एक समझदार लड़का था। उसे अपने घर की हालत का पता था। उसे अपने मनोरंजन से ज़्यादा अपनी बूढ़ी दादी के कष्टों का ख्याल था। शाबाश नीता, तुम तो बहुत समझदार लड़की हो। कुछ क्षण रुककर हरीश बाबू बोले, प्रेमचंद जी एक श्रेष्ठ कहानीकार थे। उनकी हर कहानी में कोई न कोई सच्चाई छिपी रहती है। साथ ही उससे नसीहत भी मिलती है। मुंशी जी ने कुल लगभग 225 कहानियाँ लिखी। उनकी कहानियाँ जमाना, विशाल भारत, माधुरी, जागरण, माया, हंस, चांद, सरस्वती आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी। अब उनकी सारी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक पुस्तक में संकलित है। मानसरोवर के 8 भाग है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न उनकी सबसे पहली कहानी थी। यह जमाना में प्रसिद्ध हुई थी। उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं।
शतरंज के खिलाड़ी, कफन, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, पूस की रात, बूढ़ी काकी, प्रायश्चित, रियासत का दीवान, सवा सेर गेहूँ, दो बैलों की कथा, हार की जीत, आत्माराम, गुल्ली डंडा और बड़े घर की बेटी आदि। रमेश बोला, बाबूजी, हमें प्रेमचंद की कोई कहानी सुना दीजिए ना। नहीं, हरीश बाबू बोले, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। सुनूंगा। तुम में से हर एक इन कहानियों में से कोई एक कहानी पढ़े, फिर किसी दिन मैं तुम लोगों से वह कहानी सुनूंगा। बोलो, बात मंजूर? मंजूर। सभी बच्चे एक साथ बोल उठे। अच्छा, अब चलकर खाना खाओ। कल तुम्हें मुंशी जी के उपन्यासों के बारे में बताऊंगा। प्रकरण 8वां, उपन्यासकार प्रेमचंद। अगले दिन हरीश बाबू ने बच्चों को बताया, मुंशी प्रेमचंद के कुल 17 उपन्यास लिखे। 18वां उपन्यास अधूरा ही रह गया। उनके अधिकांश उपन्यास पहले पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। कुछ उपन्यास लिखे पहले उर्दू में गए, किंतु छपे पहले हिंदी में। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि तीनों ऐसे ही उपन्यास है। कायाकल्प उनका पहला उपन्यास है जो मूल रूप से हिंदी में लिखा गया। इनके अतिरिक्त मुंशी जी के अन्य उपन्यास है देवस्थान रहस्य, प्रेमा, कृष्णा, रूठी रानी, वरदान, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र और पूर्ण रहा। इसका प्रकाशन मुंशी जी के निधन के कई वर्ष बाद 1948 में हुआ। इस उपन्यास को बाद में मुंशी जी के सुपुत्र अमृत राय ने पूरा किया। इसका प्रकाशन 1953 में हुआ। मुंशी जी का पहला उपन्यास उर्दू में लिखा गया था, वह था असरारे मुआबिद। इसका प्रकाशन आवाज़े खल्क नामक साप्ताहिक में 8 फरवरी 1903 से 1 फरवरी 1905 तक हुआ। देवस्थान रहस्य इसी उपन्यास का हिंदी रूपांतर है। प्रेमा उर्दू उपन्यास हम खुरमा व हम सबब का हिंदी रूपांतर है। इसी प्रकार वरदान उपन्यास जलवाए इसार का रंगभूमि, चौगाने हस्ती का और सेवा सदन उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतर है। हिंदी में उपन्यास मुंशी जी से पहले भी लिखे जाते थे, पर वे अधिकतर एआरी के या तिलस्म के उपन्यास होते थे। स्वयं मुंशी जी ने बचपन में ऐसे कई उपन्यास पढ़े थे। उन उपन्यासों से पाठक का मनोरंजन तो होता था, पर वे उपन्यास वास्तविकता से दूर थे। मुंशी जी ने हिंदी उपन्यास को नई दिशा दी। उसमें जीवन के सच्चे चित्र दिए, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का वर्णन किया। किसी उपन्यास में जमींदारों के जुल्म का वर्णन है तो किसी में विदेशी सरकार के जुल्मों का। उन्होंने विधवा विवाह की समस्या पर भी उपन्यास लिखा। गरीब मजदूर और किसानों की दयनीय दशा का भी चित्रण किया। अछूत समस्या, जाति प्रथा आदि के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई। गरज यह कि उन्होंने अपने उपन्यासों के द्वारा समाज को जगाने का सफल प्रयास किया। उनकी सी भाषा विरले ही लेखक की होती है। हिंदी में तो अभी उनकी टक्कर का उपन्यासकार हुआ ही नहीं, तभी तो उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। रमेश ने कहा, हाँ, तुम ठीक कहते हो। इतना कहकर हरीश बाबू कुछ मुस्कुराए, फिर बोले, रमेश, उपन्यास सम्राट कहकर तुमने प्रेमचंद के जीवन की एक घटना की याद दिला दी। एक बार मुंशी जी बम्बई से दिल्ली आए। उन्हें जैनेन्द्र जी के यहाँ जाना था। जैनेन्द्र जी को उनके आगमन की कोई सूचना नहीं थी। उनके यहाँ लाला भगवान दीन और सुंदरलाल जी भी थे। सुबह का समय था। मुंशी जी जैनेन्द्र जी के यहाँ पैदल ही जा पहुँचे। लोगों का आश्चर्य हुआ। जैनेन्द्र जी ने कहा, आश्चर्य है, न तार न चिट्ठी, पहले से कुछ खबर तो दी होती। इस तरह तो आपको बड़ी तकलीफ हुई होगी। प्रेमचंद जी बोले, तार की क्या ज़रूरत थी? 12 आने पैसे कोई फालतू है? सोचा तुम्हारा मकान मिल ही जाएगा, सो 12 आने बचाओ क्यों ना। जैनेन्द्र जी हंसे और बोले, 30 पर आप है सम्राट। वास्तव में मुंशी प्रेमचंद हमारे ऐसे ही सम्राट थे जो जीवन भर गरीबी से लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने हिंदी के भंडार को दिव्य रत्नों से भर दिया। यूँ तो उनके सभी उपन्यासों को सम्मान मिला, किंतु गबन और गोदान सबसे अधिक लोकप्रिय हुए। गोदान तो हिंदी का बेजोड़ उपन्यास है।
मुंशी जी सीधी सादी भाषा लिखने में माहिर थे। छोटे छोटे वाक्य, यहाँ वहाँ व्यंग के छींटे, यह कमाल मुंशी जी की कलम को ही हासिल था। प्रकरण 9वां। मुंशी प्रेमचंद अमर है। संध्या का समय था। रोज की तरह हरीश बाबू लान में बैठे थे। उनके अगल बगल चारों बच्चे बैठे थे। हरीश जी आज कुछ उदास थे। उन्होंने कहना शुरू किया, मुंशी प्रेमचंद ने जीवन भर संघर्ष किया। वह भाग्य के भरोसे बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे, कर्म में विश्वास रखते थे। आर्थिक कठिनाइयाँ हर समय उनके सामने मुंह बाए खड़ी रही, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आराम उनके लिए हराम था। उनकी लेखनी कभी रुकी नहीं, उनका व्यक्ति कभी झुका नहीं। इस सब का असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ना ही था। वह बीमार रहने लगे, फिर भी प्रेस का सारा कामकाज देखते। बीमारी के दौरान में भी उन्होंने लेखन नहीं छोड़ा। नियमित रूप से कुछ न कुछ अवश्य लिखते। आखिर एक दिन चारपाई पकड़ ली। बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई। एक दिन उन्हें खून की उल्टी हुई। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी पत्नी से कहा, रानी अब मैं चला। शिवरानी जी की आंखें भर आई। मुंशी जी के मुंह पर हाथ रखकर बोली, ऐसी बात मुंह से न निकालो, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। प्रेमचंद मुस्कुराए, बोले, जिसके मुंह से इतना खून गिरे, क्या उसके जीने की भी कोई उम्मीद की जा सकती है? उस दिन के बाद प्रेमचंद की बेचैनी बढ़ती ही गई, साथ ही जलोदर का रोग भी उन्हें हो गया। ऐसी हालत में भी मुंशी जी ने उपन्यास लिखना नहीं छोड़ा। उन दिनों वह मंगलसूत्र लिख रहे थे। दुर्भाग्य से वह इसे पूरा न कर सके। 1 माह बाद प्रेमचंद को खून की दूसरी उल्टी हुई। इस बार तो जैसे शरीर की जान ही निकल गई। हाथ पैर एकदम शिथिल हो गए। उठने बैठने की ताकत भी नहीं रही। उन दिनों प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान की बहुत चर्चा थी। बीमारी की खबर भी साहित्यिक क्षेत्र में फैल चुकी थी। अनेक प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी जी को देखने आते रहते थे। एक दिन प्रसिद्ध कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी प्रेमचंद जी को देखने गए। उनका एक इरादा था, यदि मुंशी जी चल फिर सके तो उन्हें सुल्तानपुर ले जाया जाए। वहाँ की आव हवा उनको माफिक रहेगी, ऐसा त्रिपाठी जी का विचार था। पर उन्होंने देखा कि मुंशी जी तो करवट भी नहीं बदल सकते थे। वह कुछ न कह सके। त्रिपाठी जी को देखकर मुंशी जी ने धीरे से कहा, किनारे लग चुका हो, पता नहीं कब नाव छोड़ दूँ। इसके बाद उन्होंने एक शेर पढ़ा। मुंशी जी उन दिनों इस शेर को अक्सर कहा करते थे, दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। डॉक्टरों ने मुंशी जी को बोलना मना कर रखा था। आए उनके मित्र दयानारायण निगम। मुंशी जी उनसे लगातार बात करते रहे। दयानारायण जी ने भी उनसे बोलने के लिए मना किया। इस पर मुंशी जी ने कहा, दोबारा मुलाकात की उम्मीद नहीं, वरना तुम्हारा कहना न टालता। महाकवि प्रसाद भी मुंशी जी को देखने गए थे। प्रसिद्ध उपन्यासकार जैनेन्द्र जी तो वहाँ काफ़ी समय तक रहे। दरअसल जैनेन्द्र जी पर मुंशी जी का बहुत स्नेह था। उन दिनों निराला जी की गोतिका मुंशी जी के प्रेस में ही छप रही थी। वह भी मुंशी जी को देखने गए। साथ में प्रसिद्ध आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी भी थे। निराला जी ने प्रेमचंद जी की दशा देखी तो तिल मिलाकर रह गए। उन्होंने बाद में अपने विचार कुछ इस प्रकार प्रकट किए, कितने दुख की बात है, हिंदी के पत्रों में हम राजनीतिक नेताओं के मामूली बुखार का तापमान प्रतिदिन पढ़ते हैं, उनमें श्री प्रेमचंद की, हिंदी का महान उपकार करने वाले प्रेमचंद जी की अवस्था की साप्ताहिक खबर भी हमें पढ़ने को नहीं मिलती। दुख की नहीं, यह लज्जा की बात है, हिंदी भाषियों के लिए मर जाने की बात है। उन्होंने अपने साहित्य को कोई ऐसी दशा नहीं होने दी कि वे हंसते हुए जीते और आशीर्वाद देते हुए मरते। सभी बच्चे हरीश बाबू की बातें बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे। हठात उनकी निगाह नीता पर गई। नीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। हरीश बाबू ने कहा, नीता क्या बात है बेटी? नीता ने झटपट आंसू पोंछ लिए, बोली, कुछ नहीं बाबूजी, निराला जी ने ठीक ही कहा था। हरीश बाबू मन ही मन अपनी बिटिया की समझ पर प्रसन्न हुए।
कुछ देर रुककर उन्होंने आगे कहा, 1936 अक्टूबर का महीना, तारीख 8 सुबह का समय। मुंशी जी कुल्ला करना चाहते थे, कर नहीं पाए। दांत भीज गए। कुछ क्षण में ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। लम्ही खबर पहुंची। बिरादरी वाले एकत्र हुए। उपन्यास सम्राट की शय यात्रा चली। कुल 15-20 आदमी साथ थे। किसी राहगीर ने पूछा, कौन था? कोई मास्टर था, दूसरे ने जवाब दिया। इतना कहकर हरीश बाबू ने गहरी सांस ली। फिर बोले, वे लोग उन्हें साधारण व्यक्ति समझते थे, नहीं जानते कि वह एक सम्राट थे। अनेक सम्राट समय के साथ भुला दिए गए, पर वह एक ऐसे सम्राट थे जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। जब तक हिंदी भाषा है, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद अमर है। अस्तु।